हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे यूनिट 1 ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। अब हम मूव कर रहे हैं सेकंड यूनिट पे, जो डील करता है डिजीज़ेस से और क्या ट्रीटमेंट्स हम उन डिजीज़ में ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट की, तो दो तरह के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास हैं। एक है आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी और सेकंड है आपकी फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये हमें बताती है कि हम हेल्दी हैं, लेकिन अगर हमारे बॉडी में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसका अलार्म भी बॉडी हमें देती है। उस अलार्म को अगर हम डायग्नोज करें, उसका पता लगाएं, तो वो होते हैं किसी भी बीमारी के सिम्टम्स। ठीक है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। उसी को अगर और हम नज़रअंदाज करते चलें तो थोड़े टाइम के बाद जाकर वो एक विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं डिजीज। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिजीज को ठीक करने के दो तरीके हैं। एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स या वो तरीके हैं जहाँ कि हम अपनी डेली लाइफस्टाइल को चेंज करके उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं कुछ हद तक, अगर वो अर्ली स्टेज पर हैं। और अगर वो उस अर्ली स्टेज को क्रॉस कर चुके हैं और हमें नहीं पता चल रहा है कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो हमें फार्माकोलॉजिकल मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है या हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और द डिजीजेस एसोसिएटेड विद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। वो बीमारियां जो कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दो चीजों से मिलके बना है, कार्डियक एंड वैस्कुलर। कार्डियक यानी कि आपका हार्ट और वैस्कुलर यानी कि ब्लड वेसल्स। तो इस सिस्टम में आपका हार्ट इन्वॉल्व है, आपका हृदय इन्वॉल्व है और आपकी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, जो कि आपकी पूरे शरीर में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट है यानी कि पौष्टिक पदार्थ है, लिक्विड है यानी कि द्रव्य पदार्थ है, और जो भी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है यानी कि जो भी गंदे पदार्थ आपकी बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं, उन सब को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम जो करता है वो करती है हमारी ब्लड वेसल्स। जैसे कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आपको एक रोड का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये उसी रोड की तरह काम करती हैं। और जो आपका ब्लड है वो एक लिक्विड है जो इन ब्लड वेसल्स के सहारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है सर्कुलेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सर्कल की फॉर्म में मूव करना। तो हमें पता है हमारी बॉडी हमारे हेड से लेके टो तक है। ठीक है, तो इस पूरी बॉडी में हेड से लेके टो तक कोई भी चीज को लेके जाने का काम जो कर रहा है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें इन्वॉल्व है आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स जो कि रोड की तरह काम कर रही हैं, जो कि ब्लड को फ्लो करवा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब हार्ट क्या काम कर रहा है, हार्ट पंप्स ब्लड विच कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो जो भी चीज चलेगी वो रोड पे ही चलेगी। तो हमारा हार्ट ब्लड को फ्लो कर रहा है और ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को
पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो है यानी कि पौष्टिक पदार्थ जो है, जो कि हमें अपने खाने से मिलते हैं, वो हमें ताकत देते हैं ताकि हम जी सके, अपने बॉडी को हेल्दी रख सके। तो ये दोनों चीज़ें बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए इन दोनों का जो लेवल है वो जो मेंटेन कर रहा है वो ये सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम वेस्ट पिकअप भी करता है बॉडी से। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो प्रोसेस चल रही है, जो भी आपने खाया है उसको पचाने का काम आपका स्टमक करता है। उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स अलग हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो बड़े साइज के आपके पदार्थ हैं वो छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं, और जो छोटे साइज के पदार्थ हैं वो बड़े मिलके बड़ा बना देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो भी इस ब्लड में आता है, और यही सर्कुलेटरी सिस्टम उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कितना ज़रूरी एक रोल प्ले कर रहा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट एंड ब्लड, जो कि आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट भी दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, और साथ के साथ जो भी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे जमा हुआ है वो इसको अपने अंदर कैरी करके बॉडी से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं इट इज बॉडी डिलीवरी एंड गार्बेज रिमूवल सिस्टम। न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं उससे हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाएगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ये इंश्योर करने की इसकी जिम्मेवारी है कि हम हेल्दी हैं और हम क्लीन हैं, यानी कि कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में नहीं है, और ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करवा रहा है, तो जिसकी वजह से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करना और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने का काम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू ऑल द बॉडी सेल्स। पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सेकेंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, तो ये कैरी करके लेकर जाएगा आपके किडनी के पास, और वहां से आपके वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएंगे। देन सर्कुलेशन ऑफ हार्मोन्स। सो हार्मोन्स आपको पता है कि आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में वो भी आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम है। ठीक है, तो हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस। ठीक है, बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, उनको कंडक्ट करने के लिए जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है वो हार्मोन्स भी ब्लड स्ट्रीम इस सिस्टम के थ्रू हमें प्रोवाइड करता है। देन है इम्यून रिस्पॉन्स। सो वाइट ब्लड सेल्स, आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम का पार्ट है जो कि आपके पैथोजन से फाइट करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है पैथोजन के अटैक से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है आर कैरिड इन ब्लड एंड हेल्प डिफेंस द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचाता है। ठीक है, तो वो उनको सर्कुलेट करने का काम भी हमारी ब्लड वेसल्स कर रही हैं। जैसे ही आपको कहीं चोट लगती है वहाँ पर ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, तो ब्लड इमीडिएटली वाइट ब्लड सेल्स को वहाँ पे
इनकॉर्पोरेट कर देता है, यहाँ पे वहाँ पे जमा कर देता है, ठीक है। देन थर्मल रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये स्किन में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो हीट को रिलीज करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। साथ के साथ पीएच को भी मेंटेन करता है एसिड बेस बैलेंस के थ्रू, ठीक है, जिसमें कि बाइकार्बोनेट आयन को वो डिलीवर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और पीएच को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसका फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। सो ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर्स ब्लड की हेल्प से एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है। तो आपने देखा है कि अगर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है थोड़ी देर के बाद वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, ठीक है, वो आपके प्लेटलेट्स का फंक्शन है और उसी चीज़ को हम ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि फर्दर ब्लड लॉस नहीं हो जाता अगर आपको चोट कम लगी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंजरी हुई है तो कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होता रहता है, देन आपको प्लेटलेट्स इसके जो आपका ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए अदर मेजर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। लीवर जो टॉक्सिन्स फिल्टर करता है फ्रॉम द ब्लड एंड द किडनी रिमूव दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड लास्ट वन इज सपोर्ट फॉर टिश्यू रिपेयर। सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ऑक्सीजन डिलीवर्ड बाय कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दे सपोर्ट टिश्यू हीलिंग एंड रिपेयर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि कितने सारे फंक्शंस हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के, सब ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, सेकंड मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना, हार्मोन्स को सर्कुलेट करना जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, इम्यून सिस्टम को मीन्स वाइट ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट करना जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है एट द टाइम ऑफ इंजरी, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, देन पीएच को मेंटेन करना, ब्लड क्लॉट करना जब इंजरी हो रही है, टॉक्सिन्स को रिमूव करना और टिश्यू को रिपेयर करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि हार्ट इन्वॉल्व है इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और उसके साथ में आपकी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है जो कि रोड का काम कर रही हैं, जिसके थ्रू ब्लड एक एरिया से दूसरे एरिया में फ्लो कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई कर रहा है। साथ के साथ जो वेस्ट मटेरियल ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको वो वहाँ से कैरी करके वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में लेकर आ रहा है और फिर उसको प्यूरिफाई हो रहा है वो ब्लड और फिर से वो सर्कुलेट हो रहा है। तो इसीलिए ये सर्कल में जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये कैरी आउट हो रही है इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, ठीक है। देन ब्लड इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। वॉल्स आर हार्ट वॉल्स, ठीक है, आपको पता है 4 चैम्बर्स है हार्ट के, so these are that walls. Then coronary circulation हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है हार्ट को, वो सिस्टम को कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। लास्ट आपका लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है बट इट इज एसोसिएटेड विद दिस ब्लड वेसल्स और ब्लड, वहाँ पे लिम्फ नोड्स इसका पार्ट है और जो फ्लूइड जिसको लिम्फ बोलते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम से फ्लो करता है, ठीक है। तो हार्ट इज अ सेंट्रल एंड मस्कुलर ऑर्गन ऑफ कार्डियोमस्कुलर सिस्टम। मेन इस सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट आपका हार्ट है। अब हार्ट क्या करता है, पंप की तरह काम करता है और प्रोपेल करता है ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। देन 4 चैम्बर्स है, एज अभी मैंने आपको बताया 2 एट्रिया है यानी कि अपर चैम्बर्स है और 2 वेंट्रिकल्स है जो कि लोअर चैम्बर्स है। और ये चारों चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हैं, वो एक साथ काम करते हैं और ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हो गए, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्स,
कोरोनरी सर्कुलेशन एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या है? जो कि एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाए हुए हैं बॉडी का, जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स के टाइप्स, 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। पहली है आर्टरीज, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेकर जाएगी। वेन्स, वेन्स इसका बिल्कुल उल्टा काम करती है। वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से लेके हार्ट तक लेकर जाती है। ठीक है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक लेकर जाता है, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से इकट्ठा करके हार्ट तक लेकर आती है। ठीक है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई होने के बाद वो हार्ट के पास जाता है और फिर से हार्ट उसको बॉडी में पंप कर देता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप कौन सी है? कैपिलरीज। कैपिलरीज है आपकी छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स, जो कि आर्टरीज को वेन से कनेक्ट कर रही हैं, और जो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड और बॉडी टिश्यू के बीच में। ठीक है, वो जो एक्सचेंज हो रहा है वो इन कैपिलरीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगी, मेनली अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो वो उसका एक जरिया होगा, वो ऐसे ही फ्लो नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहां पे वो कैपिलरीज काम कर रही हैं, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मीन्स ऑक्सीजन को जो इस ब्लड में प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट हैं, उनको वो बॉडी टिश्यू को देगी, और बॉडी टिश्यू से वेस्ट मटेरियल उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में आएगा। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाएगा हार्ट तक? वेन्स के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद प्यूरिफिकेशन के बाद हार्ट प्यूरिफाइड ब्लड को पंप करेगा बॉडी टिश्यू को। इसको लेकर कौन जाएगा? ब्लड वेसल्स। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया? ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक, अब हम आ रहे हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो आपको अच्छे से पता है कि ब्लड के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, मतलब सेल्स में आपकी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सेल्स हैं। देन उसके अलावा एक फ्लूइड है जो कि उसमें प्रेजेंट है। अगर आप सेल्स को सेपरेट कर दें तो जो लिक्विड उसमें बचेगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और ब्लड जो प्रेशर साइड वॉल्स पे लगा रही है, उससे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जो कि हमारा मेन आज टॉपिक है डिस्कशन का। ठीक है, आज हम जो डिजीज डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, और अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपो मीन्स लो, हाइपर मीन्स ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं आरबीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड अवे। ठीक है, सेकेंड डब्ल्यूबीसी, एज अभी मैंने जो आपको बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, प्लेटलेट का रोल क्या है? ब्लड को क्लॉट करना और वुंड को हील करना। ठीक है, एंड प्लाज्मा का क्या काम है? जो लिक्विड कंपोनेंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है, क्योंकि जो ऊपर मैंने 3 आपको बताए हैं वो ब्लड सेल्स हैं, और जो लिक्विड है वो प्लाज्मा है। तो लिक्विड के थ्रू ही ये सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, तो वो मेन काम प्लाज्मा कर रहा है। अब
ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज जो हम डिजीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फोर्स एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, जिसको कि ब्लड प्रेशर बोलते हैं। दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक तो सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक, ठीक है। जब आपका हार्ट बीट करता है उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और 2 बार की पंपिंग में या बीट प्रोड्यूस करने के बीच में जो एक छोटा सा रेस्टिंग फेज है, उस टाइम पे जो प्रेशर हार्ट एक्सर्ट करता है, लगाता आपकी ब्लड प्रेशर लगा रहा है जब हार्ट रेस्ट कर रहा है, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर की जो लग रहा है उसकी वजह से ही ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये प्रेशर लगना जरूरी है, लेकिन ना तो ये प्रेशर बहुत कम होना चाहिए और ना ही ये प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए। इन्हीं दोनों कंडीशंस में या तो हाइपरटेंशन में वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो हाइपोटेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हार्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड के कंपोनेंट ये 4 हैं, 3 ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और लिक्विड, जो कि ब्लड सेल्स को अगर हम अलग सेपरेट कर दें तो लिक्विड जो बचेगा वो प्लाज्मा है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर, जो कि ब्लड अपने ब्लड वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। आइए अब डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वॉल्स, ठीक है। वॉल्स अभी मैंने आपको बताया कि 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो वॉल्स विद इन द हार्ट एंड वेन्स हेल्प रेगुलेट ब्लड फ्लो बाय प्रिवेंटिंग बैकफ्लो। बैकफ्लो यानी कि एक बार हार्ट में ब्लड आ गया तो जो वॉल्स हैं और जो वेन्स हैं, क्योंकि वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो वो बैकफ्लो यानी वापस नहीं जाएगा, उसको जो मेंटेन कर रही हैं वो ये वॉल्स कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ वेन्स, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, सेपरेट द एट्रिया एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इन द हार्ट, while venous valve prevent blood from flowing backward into the veins, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही हैं, ठीक है, और वेनस वॉल्व जो है वो बैक फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहे हैं। कोरोनरी सर्कुलेशन, अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट की मसल्स को जो कोरोनरी आर्टरीज न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही है ताकि हमारा हार्ट जो है हेल्दी रहे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका हार्ट हेल्दी नहीं रहेगा तो वो पंप नहीं कर पाएगा, ब्लड पंप नहीं होगा तो आपके न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में नहीं पहुंच पाएंगे, बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, एज वेल एज वेस्ट मटेरियल बॉडी पार्ट्स में इकट्ठा होता रहेगा और वो बॉडी में टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देगा। इसीलिए मेन रोल यहाँ पे हार्ट का है जो कि पंपिंग का काम कर रहा है, तो उसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ये काम करता है, ठीक। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नोड्स हैं एंड ऑर्गन्स है जो कि फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करती हैं, जो भी आपकी बॉडी में लिक्विड है उसकी बैलेंसिंग को मेंटेन करता है। तो ये इन एसोसिएशन विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ये काम करता है, ठीक है। पैथोजन को फिल्टर करता है, उनको इन्वेड करता है एंड सपोर्ट इम्यून फंक्शन, इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। Yes, come to the disease now, which is hypertension, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर,
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड अपनी वेसल्स पे यानी कि ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और वो ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ब्लड हार्ट से पंप होके बॉडी पार्ट्स में जा सके, और जो ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है जो कि लंग्स ने उसको दी है, और जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उसमें आए हैं, वो बॉडी के अदर पार्ट्स में जा सके। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर, या उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, सो हाइपरटेंशन ऑफन कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, it is a health condition where the force of the blood against the wall of your arteries, right, the blood vessels which are carrying which type of blood, oxygenated blood, ठीक है, so which are carrying from your heart to the body, because oxygenated blood is transported from the heart to the बॉडी पार्ट्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जो कि ऑक्सीजन रिच है और वो हार्ट से आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स में जा रहा है। तो अगर ये जो प्रेशर उस टाइम पे लग रहा है वो बहुत ज़्यादा होगा तो उसी कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, यस, कि एक हमने किसी कंटेनर में वाटर लिया और उसमें हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, सो हाई प्रेशर कैन स्ट्रेन योर हार्ट एंड डैमेज योर ब्लड वेसल्स ओवर टाइम। तो ये कंडीशन एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे जब ये होता रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स थोड़े टाइम के बाद डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, देखिए हार्ट अकेला ऐसा नहीं है कि अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स बचे रहेंगे, नहीं। अगर आपकी ये ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज कर रहा है, ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर भी और ब्लड जा रहा है हार्ट से बाहर भी, पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, और सर्कुलेट कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स कर रही है। वो एक रोड है, तो रोड ही टूट जाएगी तो आप क्या होगा, ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप नहीं पहुंच पाएंगे, और जिसकी वजह से अब यहां पे क्या हो रहा है, आपको हार्ट डिजीजेस हो जाएंगी। ठीक है, और स्ट्रोक हो सकता है और किडनी डिजीज हो जाएगी, क्योंकि सारे ये वाइटल ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हमें वो ये आती है कि कोई भी नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं है, मतलब हमें हाइपरटेंशन है, अगर हम उसको मेजर नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें हाइपरटेंशन है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि आपको एक रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये कंडीशन या ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं और वो इनिशियल स्टेज पे है, तो आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से यानी कि अपने डेली रूटीन को चेंज करके उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं विदाउट मेडिकेशन। ठीक है, मैंने बिल्कुल लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि दो तरह की ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज हैं, एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूं कि आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, ठीक है, उस कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब वो बिल्कुल स्टार्ट हुई है। ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पे आपको नहीं पता चला कि आपको हाइपरटेंशन है और आपने अपनी अगर आपको नहीं पता चला तो आपको चेंजेस भी नहीं करोगे, यू विल लिव लाइक यू वर बिफोर, राइट। आप वैसे ही रह रहे हो जैसे कि आप पहले से रहते आ रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो कंडीशन आपकी बढ़ती जाएगी और तब आपको मेडिकेशन पे यानी कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक ये क्लियर हुआ हाइपरटेंशन क्या है, जब ब्लड वेसल्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ टाइम के लिए मेडिकेशन से हम उसको दूर
कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी बॉडी में बढ़ चुकी है तो आपको डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा दवाइयों पर, ठीक है। तो हमें उस टाइम पे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे जाना ही पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ अगर आप नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज को भी अपनाते हो तो आपकी जो मेडिकेशन है वो डोज कम हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है। दो आपको मैंने बताया था, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर कब लगता है? जब हार्ट बीट करता है। डायस्टोलिक प्रेशर कब लगता है? जब हार्ट रेस्ट करता है, इन बिटवीन दीज बीट्स, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो है 120/80 mmHg, ठीक है। अब इसी में अगर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है तो वो रेंज हो जाती है आपकी 120 से 129 सिस्टोलिक, ठीक है। लेकिन आपका डायस्टोलिक अभी भी स्टेबलाइज है, यानी कि 80 पे, ठीक है। अब हाइपरटेंशन की स्टेजेस शुरू होती है। फर्स्ट स्टेज यहां पे आपका सिस्टोलिक हो जाता है 130 से 139 mmHg और आपका डायस्टोलिक प्रेशर पहुंच जाता है 80 से 89। तो यहां इस कंडीशन में अगर आप हैं तो आपको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि यस, मैं उस स्टेज में आ गया हूं जहां पर अब मुझे फर्दर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा और मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इस कंडीशन के लिए, ताकि मैं इसको यहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज, अगर फर्दर आपका ब्लड प्रेशर बॉडी का इंक्रीज कर रहा है तो वो जा सकता है मोर देन 140 सिस्टोलिक एंड मोर देन 90 आपका डायस्टोलिक, यानी कि 140/90, ठीक है। सो दिस इज अ सेकेंड अलार्म द बॉडी इज गिविंग यू। आपको सेकेंड अलार्म बॉडी दे रही है कि यू हैव टू थिंक ओवर इट, कि अब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है। थर्ड स्टेज, जब आपका ब्लड प्रेशर 180 से अबव सिस्टोलिक एंड 120 अबव, जो कि आपका सिस्टोलिक का नॉर्मल वैल्यू थी, वो डायस्टोलिक की आ जाती है, ठीक है, तब आपका हाइपरटेंसिव क्राइसिस आ जाता है। यानी कि अब आपकी बॉडी में जो हमने फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए थे कि हार्ट डिजीज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि अब क्या है, अब आपकी बॉडी झेल नहीं पा रही है उस प्रेशर को। आपकी ब्लड वेसल्स इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया है कि दे आर अनएबल टू विथस्टैंड दैट प्रेशर, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाएगा और फर्दर स्ट्रोक के, किडनी डैमेज होने के और कोई भी हार्ट डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्यों जरूरी है? एज ए फार्मासिस्ट व्हाई वी शुड नो दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि हमें अगर पता होगा कि किस लेवल पे हमें किस तरीके से अपने पेशेंट को काउंसिल करना है, तो हम उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिवेंशन कब लेने हैं, कब वो यूजफुल हो सकते हैं, और किस टाइम पे हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये हम अपने पेशेंट को काउंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि नॉर्मल वैल्यू क्या है, एलिवेटेड का क्या वैल्यू है, कहां से आपकी हाइपरटेंशन की स्टेजेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको मेडिकेशन पे जाना ही जाना पड़ेगा विथ योर लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट, इटियोपैथोजेनेसिस, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस मीन्स what are the factors that can prevail this condition, ठीक है। ओके, सो इट इज ए मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस। मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस का मतलब है कि कोई एक फैक्टर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये हाइपरटेंशन की स्टेट आई है, ठीक है। सबसे पहला जो मेन कॉज है वो है आपका जेनेटिक्स, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या उससे ऊपर वाली जनरेशन में, पहले वाली जनरेशन में
हाइपरटेंशन है तो आपको आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिजीज हेरिडिटरी के थ्रू नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर होती है। अब ठीक है, एक ये जेनेटिक फैक्टर बहुत सारी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है, तो जहां पर भी जेनेटिक्स आ जाता है वहां पे हमें और अलर्ट होने की जरूरत है कि हमें अपना ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड देखिए, एनवायरमेंटल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर के चेंजेस की आपको बात मैं बताती हूँ कि पहले आप अगर जब छोटे थे तब देखिए एनवायरमेंट हमारा कितना क्लीन था, वाटर जो आज के टाइम में प्यूरिफिकेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे इतने प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना इतने प्यूरिफायर से एयर क्लीन थी, इतना पॉल्यूशन एयर में नहीं था जितना कि आज के टाइम में पॉल्यूटेड एयर है, ठीक है। आपका जो फूड आप वेजिटेबल्स इनटेक कर रहे हैं, फ्रूट्स इनटेक कर रहे हैं, वो भी सारे आर्टिफिशियली उसको राइपन किया जा रहा है ना। तो ये इससे क्या होगा, जो भी हम खा रहे हैं हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, किस स्टेट से आ रहा है, वो हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। तो इन सब की वजह से अगर हम इस तरह का फूड इनटेक करते हैं, पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं, पॉल्यूटेड वाटर को इनटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो कहीं ना कहीं हमें किसी डिजीज से अफेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो अब आप इन फैक्टर्स को तो थोड़ा साइड पे आप क्या कर सकते हैं, आप या तो एयर प्यूरीफायर्स अपने घर में लगवा लीजिए कि पूरे टाइम आप उसी एनवायरनमेंट में बैठे रहे, है ना, वो कि जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम प्योर वाटर इनटेक कर सकते हैं, हम वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश करके क्लीन करके खा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारी बॉडी को एक फिजिकल एक्टिविटी की जो रिक्वायरमेंट है उससे हम और पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में जहाँ की हम बात करते हैं कि हाईटेक सोसाइटी हो गई है और हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है। हमारी आज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमारे पास रोबोट आ जाए बस एक, ठीक है, रोबोट को ऑर्डर देते जाओ, रोबोट पानी ला दो, रोबोट खाना ला दो, तो हम क्या होंगे, हम जहाँ बैठे ना हम वो स्टेट से भी अपने आप को हिलाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो वो हम लोगों को बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है कि हिलना ही ना पड़े, लेकिन वो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, वो आपके बॉडी सिस्टम को उतना ही जैम कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका लाइफस्टाइल फैक्टर, जिसमें कि हम बैठ के खाते ही जा रहे हैं, हम सैचुरेटेड फैट को इनटेक करते जा रहे हैं, हम जंक फूड को खाते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम कोई वॉक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, इतनी बिजी हो गई कि हमारे पास वॉक करने का टाइम नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट होके या इंडिविजुअली आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और कोई ना कोई डिजीज आपकी बॉडी को घेर लेती है, ठीक है। तो अब हाइपरटेंशन के फैक्टर्स भी इसी तरीके से रिलेटेड है, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है। सेकंड है एज, ठीक। अब अगर आप यंग हैं तो आपकी बॉडी के फंक्शंस प्रॉपर चलते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है। इफ वी सी द यंगस्टर, तो उनकी बॉडी डेवलपिंग स्टेज में होती है, न्यू ब्लड वेसल्स बनती रहती हैं, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, तो इम्यूनिटी पावर जो है बॉडी की वो अच्छी रहती है। जैसे जैसे हम ओल्डर होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रही थी, फिजिकल इनएक्टिविटी, कि हम चलना ही नहीं चाहते, तो अब हम खाते जा रहे हैं पूरा लिपिड से भरा हुआ फूड, पूरा जंक फूड, और उसके बाद हमारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो जाके हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस कर रहे हैं कि वो बैठ के उसको स्टमक उसको चर्न कर रहा है, फिर वो फूड ऐसा है भी नहीं कि जिसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सके, ठीक है। तो वहां न्यूट्रिएंट का लेवल भी कम हो गया और उसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट कंटेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेस आज के टाइम में मेजर फैक्टर है, क्योंकि किसी भी आप एज फैक्टर को देख लीजिए, हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग पढ़ने में इतना नहीं सोचते थे, आजकल के बच्चे उसी में इतना स्ट्रेस हो जाते हैं, अरे इतना सिलेबस है हमें कवर करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप एज बढ़ती है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, देन दिस स्ट्रेस फैक्टर इंक्रीजेस, ठीक है।
स्लीप एपनिया, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, आपको कोई इन्फ्लेमेशन है जो कि क्रोनिक स्टेज पे है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के दो टाइप होते हैं, एक तो एक्यूट, दूसरा क्रोनिक। एक्यूट क्या है, जो कि इनिशियल स्टेज पे आपको कोई इन्फ्लेमेशन हुई है और मेडिकेशन से ठीक हो गई है, ठीक है, उसका जो फेज रहता है, उसका टाइम पीरियड रहता है वो शॉर्ट रहता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है, अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में है और काफ़ी टाइम तक वो उसी स्टेट में है, तो कहीं बहुत टाइम के बाद जाने के बाद वो अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, उसको हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब इसका एक रीज़न मेडिकेशन भी हो सकता है कि आपका जो हाइपरटेंशन की स्टेट है वो ड्रग इंड्यूस्ड हो, देयर मे ऑल्सो बी द चांसेस, ठीक है, वो हो सकता है। देन उसके बाद एथनिसिटी, देन एनवायरमेंटल फैक्टर, अभी मैंने आपको बता दिया, स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर आप स्मोक करते हैं और अल्कोहल कंजम्पशन है आपका, तो भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। किडनी फंक्शन, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो यानी कि आपका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है बॉडी से अगर बाहर नहीं जा रहा है, वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उस फैक्टर को हेल्प आउट करेगा बढ़ने में, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगेन चांसेस हो सकते हैं कि आपको हाइपरटेंशन हो। अगर आपका मोटापा है तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है और आपको फर्दर हाइपरटेंशन हो सकता है। डाइटरी फैक्टर, डाइट में अगर आप सैचुरेटेड फैट का इंटेक कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो सारी फैट जाके ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, जिससे उसका जो सरकमफेरेंस है वो नैरो हो जाता है। अगेन आपके ब्लड को ज़्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा फ्लो करने के लिए, ठीक है। इन्हीं सारे फैक्टर्स को हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं जी। जेनेटिक फैक्टर, जैसा मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इंडिविजुअल विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर आर मोर लाइकली डेवलप इट देमसेल्व्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में ये डिजीज है तो फिर आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन स्पेसिफिक जीन्स रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, साल्ट सेंसिटिविटी, ब्लड प्रेशर फंक्शन कैन इन्फ्लुएंस ससेप्टिबिलिटी। जो जीन्स ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या जो जीन्स साल्ट सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर प्रेजेंट है जो कि कुछ टाइप ऑफ सेंसिटिविटी शो कर रहे हैं, तो आपको हाइपरटेंशन होने के रीजंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा एज, एज के साथ ये कंडीशन इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग एज होते जाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी कम हो जाती है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी अगर कम हो गई वो हार्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो हार्ड होने की वजह से आपकी ब्लड को ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा ब्लड वेसल्स पे, तो वही कंडीशन तो हमारी हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ओबेसिटी, अगर आपका ज़्यादा वेट है, जो कि एब्डोमिनल वॉल के अराउंड अगर आपका ज़्यादा वेट है, वहाँ पे फैट डिपोजिशन है, तो आपको हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू का आपको पता ही है कि एडिपोज टिश्यू आपका स्टोरेज हाउस है आपके सारे लिपिड्स का, ठीक है। वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और ऐसे सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करता है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। तो वही अगर इतना बल्कि हो जाएगा तो उसकी फंक्शनिंग में हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से ओबेसिटी भी एक कारण बन सकता है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो रहा है। अब उसके बाद हाई साल्ट कंजम्पशन अगर है, लो पोटेशियम इनटेक है, आपने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पढ़ा होगा जो कि एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। अगर सोडियम इनसाइड आता है तो पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है, और पोटेशियम इनसाइड होगा तो सोडियम बाहर जाएगा। तो अगर हमारी डाइट में सोडियम का इंटेक ज़्यादा है और पोटेशियम का इंटेक कम है तो क्या होगा, सैचुरेटेड फैट वहाँ पे उसका और साथ में इसका कंजम्पशन भी ज़्यादा सैचुरेटेड फैट का, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो ये तीनों मिलके आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देंगे, ठीक है। इसीलिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि सोडियम इनटेक एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए उन पेशेंट्स में जो कि हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है, ठीक है।
तो इसीलिए उसमें रेस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आपको ज़्यादा सोडियम नहीं लेना है। और अगर किसी का हाँ ये ब्लड प्रेशर एकदम से इंक्रीज किया जाता है तो आप एक प्राइमरी केयर ये कर सकते हैं कि आप उस पेशेंट को पानी पिलाइए। पानी पिलाने से क्या होगा, जो उसकी बॉडी में साल्ट डिपॉजिट हो गया है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मेनली योर सोडियम, ठीक है, तो वो सोडियम यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा और कुछ टाइम में उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिड्यूस आ जाएगा। लेकिन हाँ ये इनिशियल स्टेज की है। इफ इट इज द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन हाई कंडीशन देन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल इनएक्टिविटी। वही मैंने आपको बोला कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा और सैचुरेटेड फैट का आप कंज्यूम कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, तो उसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इंटरप्शन आएगी और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है। और आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए और आपके ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ये एडवाइस है कि आप थोड़ा सा टाइम स्पेयर करिए और एक्सरसाइज करिए ऑन द डेली बेसिस, चाहे ओनली अ वॉक, ठीक है। देन स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशन अगर होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से, और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए यू कैन गो फॉर मेडिटेशन, राइट, और अदर आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ज़रूर लेने चाहिए जिससे कि आप अपनी हाइपरटेंशन की स्टेट को कम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन। तो टोबैको क्या करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, ठीक, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है तो आपको टोबैको को क्विट करना पड़ेगा। सिमिलरली विद द अल्कोहल ऑल्सो, जो आपकी अल्कोहल है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, तो आपको उसके कंजम्पशन को या तो कम कर देना चाहिए या रोक देना चाहिए अगर आपकी अपनी हाइपरटेंशन की कंडीशन को मेंटेन करना है। किडनी फंक्शन, किडनी आपकी बॉडी का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है, फिल्टरिंग का काम करता है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है या इंसर्ट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। इसीलिए अगर आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज है, किडनी डिजीज है या फिर किडनी डिसफंक्शन है, तो वो स्टेट भी आपको हाइपरटेंशन तक ले जाएगी, ठीक है। देन हार्मोनल फैक्टर, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक, तो जहां पे आपको थायराइड डिसऑर्डर है या फिर हार्मोनल कंट्रासेप्टिव आप ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको हाइपरटेंशन अफेक्ट कर सकता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, आप नहीं सो पा रहे हैं, आपकी डिस्ट्रप्टिव ब्रीदिंग है ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, तो वो भी आपके इस कंडीशन को एनहांस कर सकता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ऑटो इम्यून डिजीज में, उस कंडीशन में भी आपके ब्लड प्रेशर बॉडी का इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब मेडिकेशन की हमने बात की, अब देखिए ओवर द काउंटर ड्रग्स। ओवर द काउंटर ड्रग्स कौन सी होती है, जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हमें कोई कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इन मेडिकेशंस को सीधा केमिस्ट से परचेज कर सकते हैं। लेकिन आप वो कर तो रहे हैं, बट यू शुड नो दैट प्रॉपर यूज ऑफ दैट मेडिकेशन, आपको किस टाइम खाना है, कैसे खाना है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को राइज कर सकती है।
जैसे एक एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है आपके नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम NSAIDs भी बोलते हैं। अब वो किससे क्या काम करती है? वो तो एनाल्जेसिक्स या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, ठीक है। आपके पेन को कम करेंगी, आपकी अगर बॉडी में कहीं सूजन है तो उसको रिड्यूस करेंगी। इसीलिए हम उन ड्रग्स को सोचते हैं कि हम कुछ भी हो रहा है हम उसको खा लें, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव यूज ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो आपको सोच समझ के खाना है कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है तभी आप उसका इंटेक करें, और अगर आपकी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको बिल्कुल नहीं खाएं, ठीक है। वो भी आपको कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को राइज करने का काम कर सकती है। अब है रेस ऑफ एंड एथनिसिटी, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ग्रुप होते हैं जैसे कि अफ्रीकन है, अमेरिकन हैं, जो कि प्री डिस्पोजिशन यानी कि वो पहले से ही उस कंडीशन में है कि उनको एक मतलब जो हमने कहा था कि एलिवेटेड स्टेज है या फिर स्टेज 1 है, वो उस कंडीशन में है। तो उस कंडीशन में उनको तो और इस चीज़ का प्रिकॉशन लेके रहना पड़ेगा कि हमें क्या खाना है और हमें क्या नहीं खाना है, हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एयर है, सॉइल है, ठीक है। कोई किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट या टॉक्सिन अगर आपकी बॉडी में जा रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ अच्छा काम तो करेगा नहीं, वो आपके हाइपरटेंशन की स्थिति को एनहांस कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। अब ये क्या है? इन सम केसेस अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जैसे कि किडनी डिजीज और हार्मोनल डिसऑर्डर, वो आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन की स्टेट में ला सकते हैं। अब ये डिफरेंस क्या है जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं और इस सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या डिफरेंस है कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से या आपके मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। आपकी बॉडी में कोई अगर और कंडीशन प्रिवेल कर रही है तो वो हो सकता है। तो अगर वहां पर कोई डिजीज एसोसिएटेड है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन कंसिक्वेंटली हो रहा है, तो वो जो हाइपरटेंशन होगा वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या फिर किडनी डिसऑर्डर की वजह से अगर आपको उक्त रक्तचाप हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो वो जो हाइपरटेंशन है वो आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। प्राइमरी के जो कॉजेज हैं वो ऊपर वाले हैं, जेनेटिक हो सकता है, एज की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से, डाइटरी फैक्टर हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, किडनी फंक्शन, हार्मोनल फैक्टर, स्लीप एपनिया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मेडिकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड रेस एंड एथनिसिटी। ये सारे कॉजेज, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर वो बॉडी में किसी डिजीज की वजह से हो रहा है तो वो हाइपरटेंशन आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा। ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है, क्योंकि आप वैसा सोच के ही नहीं चल रहे हो। आपकी जो वो हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है वो दूसरी डिजीज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिम्टम्स ही पता नहीं चलेंगे कि आपको हाइपरटेंशन है। तो रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के ऑप्शन पे आपको आना ही पड़ेगा कि आपको अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके, प्रॉपर मेडिकेशन लेकर आप अपने हाइपरटेंशन की कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इससे आपको और क्या हेल्प मिलेगी कि हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होने की वजह से जो आप अपने आप को और डिजीजेस के हवाले करने के लिए तैयार हो रहे हैं वो उससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? आप बैलेंस डाइट खा सकते हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो और प्रॉपर मेडिकेशन ले सकते हो। इन चारों को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं,
ठीक है, या मतलब कि हमें अगर हाइपरटेंशन है और हम उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे बॉडी में और क्या चेंजेस आ सकते हैं विद टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, विजन चेंज, विजन इम्प्रॉपर विजन हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपको थकावट हो सकती है, फटीग, ठीक है, और यूरिन में ब्लड आ सकता है। अगर ये स्टेज जो क्राइसिस वाली स्टेज पे अगर चली जाती है स्टेट, तब आपको ये सारे ऑप्शंस या ये सारे कंसिक्वेंसेस मैं कहूँगी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करवाएं। ठीक है, और अपने फैमिली हिस्ट्री में जो आपकी हाइपरटेंशन की स्टेट है, ओबेसिटी और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कैजुअल लाइफस्टाइल, कि हमें अच्छा हम तो आराम से खा रहे हैं, हमें कोई अगर बीमारी नहीं है तो हम नहीं सोच रहे हैं कि हमें कल को बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो एक मेन फैक्टर यहाँ पे है कि अगर आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन है, ठीक है, या कोई ऐसी डिजीज है जो जेनेटिक्स के थ्रू प्रिवेल करती है, तो आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना पड़ेगा ताकि आप फर्दर कंसीक्वेंसेस से अपने आप को बचा सके। ठीक है, चलिए, तो इसमें हेडेक हो सकता है, ठीक है, और जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर है तो वो हेडेक को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें कोई सिम्टम नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी पेशेंट है उसको हेडेक हो। ठीक है, विजन चेंज, ये रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी का मतलब है कि आपकी आई साइट प्रॉपर नहीं आना। ठीक है, तो वो अफेक्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स जो रेटिना को ब्लड सप्लाई कर रही हैं उस पे जब प्रेशर आएगा तो आपको विजनरी इश्यूज होंगे। ठीक है, तो आपको ब्लरी विजन हो सकता है या डिक्रीज विजन हो सकता है, या तो को आपको कम दिखेगा या फिर आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तीसरा चेस्ट पेन, चेस्ट पेन को हम एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि फर्दर हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, कैसे वो प्रिवेल करती है। ठीक है, तो अगर आपकी हाइपरटेंशन की स्टेट बहुत ज़्यादा सीवियर है और वो कंट्रोल नहीं है तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कॉज कर सकती है, यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, तो वो ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से आपको कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, इसके चेस्ट पेन हो सकता है जिसको हम एंजाइना भी बोलते हैं, और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कितने हाइपरटेंशन की स्टेट हम ये सोचते हैं ब्लड प्रेशर ही तो बढ़ा है उस और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर वो कंडीशन उसी तरीके से रहती है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन तो उसके कंसिक्वेंसेस कितने सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है तो वो हार्ट फेलियर की स्टेट को लीड कर सकता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं पंप कर पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ी देर बाद सांस फूल जाता है ना, वो किस वजह से होता है, क्योंकि एकदम से बॉडी के ऊपर प्रेशर आया जिसकी वजह से हार्ट उतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है कि वो जल्दी जल्दी पंप कर सके। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती ब्लड वेसल्स को, जिसकी वजह से आपको वो थकान होने लगती है, आपको कई बार चेस्ट पेन बियर होने लगता है और आप वहीं पे बैठ जाते हो कुछ फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन हाइपरटेंशन की वजह से प्रिवेल होती है। ठीक, थकान तो है ही, फटीग नेक्स्ट फैक्टर है, वीकनेस आपको फील हो सकती है क्योंकि आपके जो हार्ट के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, और उसके अलावा ब्लड वेसल्स पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ब्लड और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वेसल्स पे। ठीक है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होगी।
ठीक। और इसका पोटेंशियल इफेक्ट किडनी पे तो होगा ही, क्योंकि आपकी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो फ्लूइड बैलेंस है, वो आपकी किडनी कर रही है। देन एक लास्ट आपका यूरिन में ब्लड आने के चांसेस, ठीक है। तो जब इसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स जो कि किडनी में इनरवेटेड हैं, वो अगर डैमेज होती है तो यूरिन में आपके ब्लड आने के चांसेस है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ठीक है। नेफ्रॉन किडनीज को बोला जाता है। तो वहाँ की ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं और ब्लड यूरिन में डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हिमेटोयूरिया और किडनी फंक्शन इम्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, हमारी हाइपरटेंशन की स्टेट कंट्रोल नहीं है, हम अपने आप को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो उसके कंसीक्वेंसेस इतने सीवियर हो सकते हैं। इनिशियली तो ओनली हेडेक होगा, ठीक है, बट इट कैन लीड टू विजन चेंज, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग एंड ब्लड इन यूरिन, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट योरसेल्फ इफ यू आर हैविंग दिस डिजीज इन योर बॉडी। चलिए अब हम बात करते हैं मेडिकेशंस की, जो कि अब डिजीज है तो उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उस कंडीशन के साथ भी रह सकें, ठीक है। तो दो तरह के ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, नॉन फार्माकोलॉजिकल, जहाँ की हम मेडिसिन के बिना हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं और उस कंडीशन से अपनी बॉडी को थोड़ा सा प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जहाँ की हमारी जो हाइपरटेंशन की स्टेट है वो 1-2 पे है, या फिर मे बी इट इज़ ऑन द क्राइसिस स्टेज, वहाँ पे हमें मेडिकेशंस पे टोटली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में डाइटरी मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस रिडक्शन, रिड्यूसिंग सोडियम इंटेक, कैफीन इंटेक, रिड्यूस कैफीन इंटेक, ठीक है, एंड लिमिटिंग अल्कोहल एंड टोबैको यूज, ये सारे हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इफ वी हैव टू गो ऑन द मेडिकेशन साइड, देन हम लोग रेफर कर सकते हैं, हम लोग इंटेक कर सकते हैं डायूरेटिक्स विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर ओनली, ठीक है। सो डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, ठीक है। डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर्स, ठीक है। ये हम मेडिकेशंस पे जा सकते हैं, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, डैश डाइट ले सकते हैं। डैश डाइट क्या है आपकी, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि यू हैव टू कंसल्ट टू द डाइटिशियन and that dietitian will counsel you about the dietary intake, what type of fruits, what type of vegetables you can take, and you should go for the consumption of whole grains, यानी कि आपको जो आपके साबुत अनाज हैं उनको खाना है, प्रोटीन्स लेनी है और लो फैट डाइट को लेना है, और साथ के साथ आपको सोडियम का इंटेक कम करना है, आपको सोडियम ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। अच्छा, लिमिटिंग सॉल्ट इंटेक टू हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। एक हम मेडिकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उस मेडिकेशन से उतना साल्ट रिडक्शन हो, तो हमें अपनी डाइट से भी साल्ट को कम करना है, ठीक है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो सके। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स को रिड्यूस करना है, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता जल्दी, बहुत लंबा टाइम लगता है मेटाबोलाइज होने में, इनको उतने टाइम के लिए बॉडी में एज सच पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं, हार्डन हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग अल्कोहल कंजम्पशन, अब द पर्सन्स हु आर अल्कोहलिक दे हैव टू लुक आफ्टर how much alcohol they can take in a day, right, or in a week, they have to manage that also. सेकेंड थिंग, तो ये तो डाइटरी मॉडिफिकेशन से आपको डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाना है, फ्रूट्स का इंटेक करना है, होल ग्रेन्स लेने हैं, लेस फैट डाइट लेनी है, ठीक है। अल्कोहल के कंजम्पशन को कम करना है। अब नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटी,
ठीक है। सो रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स नॉर्मल वॉक. You should not take the stress, you should not give the more stress to your body, to your heart, that it will pump very fastly, right? So again it is risky for you. तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, नॉर्मल वॉकिंग करनी है, ठीक है. जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं 150 मिनट्स पर वीक. एक वीक में 150 मिनट्स आप कोई भी ये साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है. देन वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका हार्ट, आपके इनर ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे. तो उसके लिए एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपका वेट मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बैलेंस डाइट लेनी होगी और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है. स्ट्रेस, आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसको आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है. यू हैव टू सी कि व्हाट ऑप्शंस यू कैन अडॉप्ट टू रिड्यूस द स्ट्रेस, ठीक है. डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ठीक. और इसकी हेल्प से आप अपने ब्लड प्रेशर को लोअर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है. तो ये सारे नॉन फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं जहां पे हम किसी भी दवाई की बात नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं सिर्फ डाइट की, फिजिकल एक्टिविटी की, अपने वेट को कंट्रोल करने की और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, विदाउट एनी मेडिकेशन, बिना किसी दवाई के, ठीक है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, इसमें फर्दर वही है जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना है, टबैको का कंजम्पशन कम करना है, कैफीन इनटेक को रिड्यूस करना है और सोडियम हमें बाहर से डाइट में नहीं लेना है, क्योंकि बॉडी के अंदर सोडियम डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है जो कि बॉडी से हमें रिमूव आउट करना है, ठीक है. तो इसीलिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है अगर आपको अपने हाइपरटेंशन की स्टेट को कंट्रोल करना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पे, यानी कि हमें कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि पोटेंशियली यूज़ होती हैं, सब मतलब ज़्यादा यूज़ होती हैं आपकी हाइपरटेंशन की स्टेट को कम करने के लिए. तो अगर आपकी हाइपरटेंशन की स्टेज 1, 2 या क्राइसिस वाली स्टेज पर आप हैं तो आपको डेली मेडिकेशन लेना पड़ेगा, जैसा कि डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे मेजर कैटेगरीज मैं आपको बता रही हूँ जिन दवाइयों को दिया जाता है हाइपरटेंशन की स्टेट में. सबसे पहला है डायूरेटिक्स, ठीक है. डायूरेटिक्स वो दवाइयाँ हैं जो कि आपकी बॉडी से एक्सेस सोडियम को और वाटर को बाहर करती हैं, ठीक है, और ब्लड के वॉल्यूम को कम करती हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है. डायूरेटिक्स का काम क्या है, एक्सेसिव सोडियम को बाहर निकालना, वाटर को बाहर निकालना, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड बाहर जा रहा है, पानी बाहर जा रहा है, पानी में घुल के साल्ट बाहर जा रहा है, ठीक है. तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर कम लगेगा. तो आपकी जो हाइपर वाली स्टेट है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की साइड पे आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ दीज मेडिकेशंस. सेकेंड वन पे चलते हैं, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है. कैसे करती है, इनहिबिट करती है एंजियोटेंसिन 2 के प्रोडक्शन को, ठीक है. रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का अगर आप फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है. तो ये जो आपका एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये ही उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है. इसीलिए ये जो मेडिकेशंस हैं ये कहाँ काम कर रही है, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा है. तो अगर वो एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी और वो रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है.
एक तरह की मेडिकेशन ये हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते, देखिए एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये इनहिबिटर की तरह ही काम कर रहा है। अब अगर एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, उसको एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट को कम कर रहा है ये, ठीक है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है जो कि एंजियोटेंसिन 2 को बढ़ा रहा है। तो उसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। नेक्स्ट मेडिकेशन में है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम की टेंडेंसी होती है कॉन्ट्रैक्शन करने की, ठीक है। तो ये जो मेडिकेशन है ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ कैल्शियम, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम सेल्स में आके कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो ये उनको ब्लॉक कर रही है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। अब ये बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रही है, हार्ट रेट को कम कर रही है और हार्ट की जो हार्ट फोर्स लगा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको कम कर रही है, ठीक है। तो अगर वो हार्ट की फोर्स कम हो जाएगी तो डेफिनेटली ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी अल्फा ब्लॉकर। ये मेडिकेशन क्या कर रही है, नर्व इंपल्सिस जो कि ब्लड वेसल्स को टाइट कर रही हैं उन नर्व इंपल्सिस को ये ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से आपके वो ओपन है, ठीक है। तो अगर सर्कमफेरेंस वाइड होगा तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम क्या कर रहे हैं कि दो क्लासेस की ड्रग्स को कंबाइन करके दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपकी जो ब्लड प्रेशर हाई जा रहा है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसमें, हाँ कौन कौन सी कैटेगरीज है, डायूरेटिक्स हो गई पहली जो कि वाटर को रिमूव कर रही है, सोडियम को रिमूव कर रही है बॉडी से, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरी तरह की मेडिकेशन आपकी एस इनहिबिटर है जो कि एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को ही ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बन रहा है और ब्लड वेसल रिलैक्स हो रही है। थर्ड तरह की मेडिकेशन वो है जो एंजियोटेंसिन 2 को ही ब्लॉक कर रही है, ठीक है, जो रिसेप्टर एंजियोटेंसिन 2 को अपने साथ बाइंड कर रहे हैं ये उस रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 2 का जो इफेक्ट है वो नहीं आता और ब्लड वेसल्स आपकी रिलैक्स रहती है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये ड्रग्स क्या कर रही हैं, कैल्शियम की एंट्री जो कि मसल्स हैं आपकी हार्ट की और ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं उसके अंदर कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो अगर कैल्शियम अंदर एंटर ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर राइज नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर क्या कर रही है, हार्ट की फोर्स को कम कर रही है और हार्ट रेट को कम कर रही है, जिसकी वजह से लोअर डाउन हो रहा है प्रेशर। अल्फा ब्लॉकर क्या कर रहे हैं, जो नर्व इंपल्सिस आपकी ब्लड वेसल्स को टाइट कर रही हैं उन नर्व इंपल्सिस को कम कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अब इसके अलावा हम कॉम्बिनेशन में भी थेरेपी दे सकते हैं कि हम दो ड्रग्स को कंबाइन करके दे दें, उससे क्या होगा, डोज रिडक्शन होगी और बेटर हम थेरेप्यूटिक एक्शन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब है आपके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो कि नॉन मॉडिफाइड है, यानी हम जिन्हें चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एज है, एज तो धीरे धीरे लाइफ के साथ एज आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, हम वो हमारे होल्ड में नहीं है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उस रिस्क फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाएंगे वो आपकी एज बढ़ती जाएगी और men at the age of 64 they are at higher risk, ठीक है, then the women at the same age। सेकेंड फैमिली हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया जेनेटिक्स, तो अगर आपकी जेनेटिक्स में डिजीज है, आपके एल्डरली पेरेंट्स को या ग्रैंड एल्डरली पेरेंट्स में हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री में आपकी हाइपरटेंशन है, तो आप बहुत ज़्यादा उसके नियरर स्टेज पे आ जाते हो कि आपको हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में, अफ्रीकन्स में, अमेरिकन्स में हाइपरटेंशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो अगेन दे आर एट रिस्क, दे हैव टू लुक आफ्टर
अबाउट देमसेल्व्स दैट दे हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं कि अगर वो डिजीज़ हमें 35 की एज में आ रही है तो हम उसको खींच के हम उसको 50-60 की एज में लेकर आए, ठीक है, आनी है क्योंकि आपके जेनेटिक्स में है वो डिजीज़, लेकिन आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपनी हेल्थ को मेंटेन करके उस डिजीज के अफेक्ट को आज होने से कुछ टाइम बाद तक उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। देन जेनेटिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ये डिजीज है तो वो उसको होगी। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम एज को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम फैमिली हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं, ना किसी अगर क्लास को, स्पेसिफिक क्लास है जो कि उसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है, जो कि हमें इतने से टीम में मिलती है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम जेनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको कंट्रोल करके हम बच सकते हैं, और वो ऑप्शंस हैं हमारे अनहेल्दी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं हम, ठीक है। हम हेल्दी डाइट ले सकते हैं, सैचुरेटेड फैट को कम कर सकते हैं, हाई सोडियम को कम कर सकते हैं, पोटेशियम के इंटेक को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हम इससे बच सके। ओबेसिटी, ओवरवेट होने से बच सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम में बहुत सारे डाइटरी प्लान्स है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे कि आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो अगर आप ओवरवेट हैं या ओबेस हैं तो आपके रिस्क मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे हाइपरटेंशन होने के, लेकिन ये मॉडिफाइबल है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप डेली वॉक करिए, आप कुछ ना कुछ ऑप्शन लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनकी मूवमेंट हो, ठीक है, जिससे कि आप हाइपरटेंशन के रिस्क से बच सके। टोबैको यूज, स्मोकिंग को क्विट कर सकते हैं और टोबैको को क्विट कर सकते हैं जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज कर रही हैं, ठीक है, जिससे कि आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्कोहल के इंटेक को अगर वो इंटेक इंक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है मेडिटेशन से, ठीक है। देन स्लीप डिसऑर्डर है, अगर अगेन वो रिस्क को बढ़ाता है तो आपको उसको भी कंट्रोल आप कर सकते हैं। डायबिटीज की स्टेट को हम कोशिश ये कर सकते हैं कि हमारा शुगर के इंटेक को भी हम मैनेज कर सकें, जिससे कि डायबिटीज वाली जो स्टेट है वो जाके आपके ब्लड प्रेशर के साथ कोरिलेट करके उस पे कोई मतलब इस हाइपरटेंशन की स्टेट को और एक्सवरेट ना करे, ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, अगर वो होगा तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं हाइपरटेंशन होने के। किडनी डिजीज, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी डैमेज है या नॉन फंक्शनिंग है, उस वजह से भी आपको हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। और कुछ मेडिकेशंस जो ऐसे कि NSAID, स्टीरॉइड्स और कुछ डीकंजेस्टेंट वो भी आपके हाइपरटेंशन की स्टेट को इंक्रीज करती है या फिर आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। लेकिन ये जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि आपको पॉइंट 2 में मैंने बताए हैं, उन सब को कंट्रोल किया जा सकता है किसी लेवल तक, जिससे कि आप हाइपरटेंशन के डिजीज से बच सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच and subscribe my channel and I will come again with the next disease. Thank you.